तो इस वीडियो में हम क्लास 10 का और चैप्टर 10 का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मतलब आँख के बारे में थोड़ा जानेंगे क्या होता है। तो देखिए, ये आपका आँख है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछता है एग्जाम में, तो जो लाइट हमारे आँख में जो इंटर करता है वो उस पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया, और यही पार्ट है जो बोलते हैं ना आई डोनेट कर दिया। तो एक्चुअली वो आई नहीं, पूरा ये नहीं, बस कॉर्निया पार्ट को डोनेट किया जाता है उसमें, ठीक। और आई के बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट है आइरिस, क्योंकि यही आपका जो बोलते हैं ना भूरी भूरी ना आँखें, काली काली आँखें, तो वो क्या है, वही आइरिस है। बोलते हैं भूरी भूरी आँखें मतलब उसका आइरिस का कलर भूरा है ना। तो बोलेगा कलर ऑफ आई जो दिखता है आदमी के इंसान में, वो कौन सा पार्ट होता है एक्चुअल में, तो आइरिस होता है, याद रखिएगा। और इसका एक और काम कर होता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। जो आपका ये प्यूपिल है ना बीच में, है ना, उसके साइज को कंट्रोल करता है ये आइरिस, ये याद रखिएगा। फिर रेटिना है, वो आगे है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेटिना होता है, यहाँ पे रेटिना है, ठीक। यहाँ पे इमेज, यहाँ से लाइट आया और यहाँ पे इमेज बनता है, यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनता है। तो जो इमेज बनता है ना जो आपका ऑब्जेक्ट का, वो उल्टा होता है, पर आपको तो दिखता है सीधा। वो इसलिए कि यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना, ये ऑप्टिक नर्व है, इस नर्व में गया उसका सिग्नल और दिमाग तक गया, और दिमाग में प्रोसेस होके उस इमेज को सीधा करता है वो, ठीक ना, याद रखिएगा। तो एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे पावर एकोमोडेशन, आपने पावर किया होगा इसके चैप्टर पहले, जो लाइट को बेंड करने का जो एबिलिटी औकात है उसको पावर बोलते थे। तो ऐसा ही कुछ है, आई लेंस को एडजस्ट करना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही एकोमोडेशन है एक तरह से। वहाँ पे क्या बेंड करने का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोकल लेंथ हम चेंज कर रहे हैं, है ना। अब जो आई आ रहा है, लो लाइट आ रहा है, उसको तो हम बेंड उतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेंस में लगभग फिक्स है हमारा। तो फोकल लेंथ उसका हम कुछ करके फोकल लेंथ को अदला बदली करते हैं, आगे पीछे करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन। और हमारा आँख है, उससे कम से कम कितना दूरी पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ताकि वो एकदम साफ ऑफ दिखे, ब्लर नहीं, मतलब कि धुंधला नहीं दिखे। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारे आँख से, ये सब वैल्यू है, याद रखिए। तो हमारे आँख में तीन तरह के मेन भी प्रॉब्लम है, मतलब इस एनसीईआरटी के हिसाब से 3 है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो पहला है मायोपिया या नियर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं। क्योंकि मायोपिया में क्या होता है ना, नज़दीक की वस्तुएं दिखती है, ठीक, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, ठीक। इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस ये बोला जाता है। इसमें होता क्या, पहले जो लाइन आया इनफाइनाइट से, आपको पता है पहला लाइन कहाँ पे करेगा, फोकस पे वो करेगा। तो क्या आँख में कुछ खराबी आ गया है, जिस कारण से ये जो लाइट आया है इसका फोकल लेंथ यहीं पे हो गया है, तो यहीं पे ये मतलब कि मिल जा रहा है। पर मिलना चाहिए कहाँ, यहाँ पे मिलना चाहिए, रेटिना पे मिलना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए इमेज दिखेगा ही नहीं, दूर का वस्तु इसको दिखेगा ही नहीं। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर हमको उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो चश्मा लगाते हैं वो कनकेव लेंस लगाते हैं ना, कनकेव लेंस यहाँ पे दिया आपको, कनकेव लेंस लगाते हैं यहाँ पे, कनकेव लेंस। तो क्वेश्चन यही आता है कि नियर मायोपिया में क्या होता है, पहले नियर नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, एक चीज़ ये होता है, और दूसरा कौन सा लेंस चाहिए, कनकेव लेंस। दो ही मेन याद रखिए, यही है। तो हाइपरमेट्रोपिया में एक ही याद रखिए, मायोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में उसका उल्टा कर दीजिए। मायोपिया में क्या था, नज़दीक का दिख रहा था, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूर का दिखेगा। इसमें लेंस कौन सा होगा, इस ऊपर वाले में क्या था, कनकेव लेंस, तो इस बारे में करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए आपको, बस उल्टा। इसलिए दोनों मत याद रखिए, एक बस याद रखिए ये ऊपर वाला, और कौन सा लेंस चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। फिर होता है प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है, न सही से दूर का दिखता है ना नज़दीक का दिखता है, जो मेनली एजेड पीपल होते हैं, जो उम्र दराज, उनके पास होता है। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल, दोनों को, जिसका 2 फोकल हो। तो आई डोनेशन जो होता है ना, कब तक कर सकते हैं, जो आदमी मर गया है उसको डोनेट कर 4 से 6 घंटे, जब आदमी मर जाता है उससे 4 से 6 घंटे में आई को डोनेट कर देना पड़ता है, नहीं तो बाद में यूज का नहीं बचेगा। और डोनेशन में ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये पूछ सकता है कि कब तक, आप कितने घंटे में डोनेट करना पड़ता है, तो 4 से 6 घंटे। प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्सन होता है ना। क्वेश्चन पूछे बोलेगा कि लाइट गया प्रिज्म से,
तो कौन सा फिनोमिनन के कारण ये लाइट इतना 7 कलर में टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। एक होता है लाइट का, जैसे कोई छेद होता है ना, गाँव के घर में ज़्यादा दिखता है, जहाँ पे कपड़ा वपड़ा का होता है, तो छोटा सा लाइट आया, एकदम छोटा छोटा छेद से घर के अंदर में आया, पूरा छितरा गया, है ना, छितरा जाता है। एक ही जगह तो नहीं जाता ना, पूरा अधिकतर जगह छितरा जाता है, और कुछ, है ना, तो ये छितरा रहा है उसमें ना, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। वहाँ छितराना अलग तरीका है, वहाँ ऐसा नहीं कि 7 कलर रंगी हो जाता है, वहाँ वाइट कलर थोड़ा 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 छितरा जाता है ना, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पिछले चैप्टर फिजिक्स में हमने देखा है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो दोनों में फर्क होता है, याद रखिए। तो 7 कलर में चला गया तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो सबसे नीचे जो होता है ना, भी से होता है विबग्योर, भी से लेकर आर तक होता है, तो ये भी से लेकर आर तक है क्या, विबग्योर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको बोलते हैं विबग्योर। और नीचे से लेकर ऊपर तक है, तो पूछता है क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बेंड किसका होगा, तो नीचे उसका सबसे ज़्यादा बेंड हो गया ना, जाना था इधर और चला गया इधर सबसे नीचे, तो इसको वायलेट बोला जाता है। सबसे नीचे जो सबसे कम पूछेगा तो बोल लीजिएगा आधे रेड होता है, ठीक। और उल्टा अगर मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है तो ऐसा मिल जाएगा आपको, फिर उल्टा प्रिज्म लगा दीजिएगा ना तो सीधा पैरेलल मिल जाएगा। पैरेलल जो आउटपुट निकलेगा ना, वाइट लाइट ही निकलेगा आपको, मतलब ये सातों रंग जुड़ जाएगा फिर पैरेलल में। और पैरेलल निकलेगा, ऐसा नहीं कि ये ऐसे निकलेगा, ऐसा नहीं है, पैरेलल निकलेगा, थोड़ा सा इस दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा, है ना। तो हमको बारिश के बाद ही रेनबो क्यों दिखता है, कि वाटर ड्रॉपलेट में ना एक प्रिज्म की तरह काम करता है। रेन ड्रॉप जो होता है ना, एक प्रिज्म की तरह काम करता है और सातों रंग में उसको बदल देता है। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन में ना, मतलब उसमें पार्टिकल सब होते हैं, मतलब रेयर डेंसर मीडियम होता है। हमने मीडियम रिफ्रैक्शन कब होता है, रेयर डेंसर मीडियम से रिलेटेड है, तो उसमें होता है एटमॉस्फेयर में। एयर लाइटर होता है, मतलब लेस डेंस होता है, और ऊपर गया तो उसमें मतलब डेंसिटी कम बदलती है, तो इस कारण से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। तो इससे हमको मतलब कि मतलब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये सब नहीं आएगा, क्या है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ये बोलेगा कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सा फिनोमिनन होता है, नीचे में से दिया। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारा जो ट्विंकल करता है ना, चमकता है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, तो याद रखिए। फिर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस मतलब कि सन उगा 4 बजे पर आपको दिखता है 3:58 पे दिख जाता है सुबह में, तो ये क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण। और डिलेड सनसेट मतलब डूब गया 4 बजे से रात के शाम के, पर आपको तब भी 4:02 तक आपको सनसेट दिखेगा, तो ये जो 2 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना, वो किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है, ठीक। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक फिनोमिना, फिर स्कैटरिंग नया फिनोमिना है। जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा, ये डिस्पर्सन ऑफ हो गया, डिफ्रैक्शन मैंने बताया वो क्या होता है, अलग हो गया। उसमें स्मॉल मतलब होल से जाना पड़ता है लाइट को, तब जाके डिफ्रैक्शन होता है। फिर आ गया नया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट स्कैटर कर गया, छितरा गया, ये भी छितराना ही है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिंडल इफेक्ट, जो कि आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर या इंपॉर्टेंट याद रखिए इमल्सन में होता है। यहाँ पे इमल्सन कोलॉइडल में होता है, याद रखिए कोलॉइडल में होता है। तो इम्पोर्टेंट ये टिंडल इफेक्ट के कारण क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, याद रखिए। पूछेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके कारण होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। और किस में होता है, तो कोलॉइडल में होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, अब टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पूछेगा कि कौन कौन सा चीज़ होता है, तो जो हमें ब्लू स्काई मिलता है ना, स्काई ब्लू कलर होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। मतलब बस लाइट आया ऊपर से, वो वाइट कलर का है, पर हमको ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो जितना उसके अलावा लाइट है ना विबगी ओर में, साथ जो लाइट से बना है ना, बस आपको नीचे ब्लू कलर ही पहुंचा आपके पास, और सब स्कैटर हो गया, इधर उधर चित्रा गया, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, मतलब उस। तो चैप्टर नंबर 11 क्लास 10, तो इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हाँ, तो करंट क्या होता है, नेट चार्ज बटा टाइम, है ना।
और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इतना कूलम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो बोलेगा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम में आप कर दीजिएगा इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। और करंट का जो यूनिट एसआई यूनिट हो रहा है ना, ये क्या है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, कूलम होता है, पर करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ए से डोनेट करते हैं, कूलम चार्ज को सी से डोनेट करते हैं। और ये थोड़ा याद रखिए, ये भी आपका कुछ लोगों को पता नहीं हो सकता है। मिली मतलब होता है ना, छोटा एम मतलब -3 होता है हमेशा। तो मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो मतलब होता है 10⁻�6। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब, जो बैटरी होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है ना नॉर्मली। तो जो पॉजिटिव पार्ट है और निगेटिव पार्ट है, देखिए पॉजिटिव मतलब इसमें पोटेंशियल है, इसमें निगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, इस कारण से जो करंट है ना ऐसे फ्लो करता है। तो करंट का फ्लो होता है ना, तो इसी को बोला जाता है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन बटा चार्ज। मतलब एक चार्ज को, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगा के जो काम करते हैं ना आप चार्ज के ऊपर, तो इसका काम बटा चार्ज, जितना चार्ज ले रहा है डिवाइड कीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपने ऊपर में काम किया वर्क डन, और नीचे में जो चार्ज आपने किया, तो इसका यूनिट तो जो होता है ना पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का होता है वी। वी से मतलब वोल्ट, वोल्ट साइंटिस्ट का नाम था। और वर्क का यूनिट क्या होता है, डब्लू का जूल होता है, जूल अपने होता है, तो जूल होता है। और नीचे में चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम होता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर होता है। ये सब पूछता है ऐसे यूनिट ये वो, तो इसलिए याद रखें। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये आपको पता होगा, रेसिस्टर का सिंबल होता है, और इस पे ये लगा दिया मतलब ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल रेसिस्टर। और वेरिएबल रेसिस्टर को है रियोस्टैट बोलते हैं। तो पूछ लेगा रियोस्टैट क्या है, मतलब वेरिएबल रेसिस्टर। और ओम्स लॉ, ओम्स हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ओम्स, उन्होंने दिया था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर। V क्या है, पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेसिस्टर है। फिर देखिए रेसिस्टर जो आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, रेसिस्टर R, ये जो होता है ना रो इंटू एल बाई ए होता है ना। तो रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी है रो, है ना। जैसे डेंसिटी पढ़ते हैं ना, वैसा ही है यहाँ पे रेसिस्टिविटी, डेंसिटी रेसिस्टिविटी। फर्क ये डेंसिटी नॉर्मल मास वास का होता है, यहाँ पे ये रेसिस्टर मतलब इलेक्ट्रिकल टर्म है ये। लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, जितना लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए ऐसा सिलेंडर है, इसका जो ये है ना क्रॉस सिलेंडर, वायर का जो वायर होता है उसका एक रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना साइड से देखने पे, वो एरिया है, वो ये एरिया है। और रो जो है ना, रो देखिए यहाँ पे रो लिखा भी हुआ है। तो रेजिस्टर का जो यूनिट आता है ना, ओम मीटर आता है, ओम मीटर, मतलब सॉरी रेसिस्टिविटी का, इसका जो यूनिट है ना रेसिस्टिविटी, इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर। ये सब याद रखा कीजिए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब अरेंज करने के लिए आ जाएगा कि अरेंज कीजिए कंडक्टर के कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है। मतलब सिल्वर का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है, मतलब सबसे ज़्यादा करंट को आराम से फटाफट करंट भागेगा इसमें। और उससे करंट हो गया, फिर गोल्ड हो गया, फिर कॉपर हो गया, Cu। और रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स,
तो इस तरह से जो लगाते हैं ना, एक के बाद एक, मतलब एक टर्मिनल इधर होगा, एक टर्मिनल दूसरे में इधर होगा। इसका देखिए एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल इधर है ना। तो इसको जो लगाते हैं ना, इसको सीरीज में बोलते हैं। जैसे कि आप प्रार्थना लगता है ना, एक लाइन में ही बच्चे आगे से पीछे जाते हैं, तो वो क्या सीरीज में हो गया कि एक के पीछे एक जा रहा है, एक के पीछे एक जा रहा है। और एक पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन, मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में, इसके दोनों पॉइंट के बीच में ही दूसरा सब आएगा, दोनों इसी दोनों मतलब 2 पॉइंट का सब मतलब ये अपने दोनों एंड मतलब एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। इसके ये दोनों एंड मिले हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये दोनों एंड मिले हुए हैं यहाँ पे, इस दोनों एंड मिले हुए यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा पैरेलल इसको बोलते हैं। और रेजिस्टेंस सीरीज में अगर है तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सबका रेजिस्टेंस एक का पता है, दूसरे का पता है, सबको ऐड कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस जैसे दूसरे पावर को ऐड कर रहा था ना, वैसे रेजिस्टर को ऐड कर दीजिए। अगर पैरेलल में है तो आपको, अगर ये पैरेलल में है तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R, जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना, नेट 3 को लगाने से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में उल्टा मतलब बोलेगा कि रेजिस्टर, मतलब 2 रेजिस्टर पैरेलल में क्या होता है, दोनों का जो मेन भाव है ना, एक का रेजिस्टर मान लीजिए 10 है, तो 2 को लगा दीजिएगा तो घट जाएगा, नेट रिजल्टेंट जो आएगा ना 5 आ जाएगा, तो घट जाता है। पैरेलल में टोटल रिजल्ट जो होता है ना, फाइनल रिजल्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा घट जाएगा और सीरीज में बढ़ जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट जाने से ना आपको पता ही है चीज़ें गर्म हो जाती है, देखते हैं करंट फ्लो करने से, तो वही है, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको पी से डोनेट करते हैं, या एच है यहाँ पे देखिए। तो इससे पहले एक टर्म जान लेते, पी पावर है, इनपुट, तो पावर जो इनपुट करते हैं हम लोग, वोल्टेज इंटू करंट होता है, वो वोल्टेज इंटू करंट को पावर बोलते हैं, ठीक। तो या इसको ये बोल सकते हैं, वर्क डन जो हम कर रहे हैं, अब ये पोटेंशियल यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं पावर। और मतलब इसके रेट, मतलब 1 सेकंड में कितना काम कर रहे हैं उसको पावर बोलते हैं एग्जैक्टली। मतलब भी क्यू काम हो जाएगा, जो अपने काम किया वो इतना हो जाएगा भी क्यू, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका आ जाएगा भी इंटू आई, जो कि पावर के बराबर होगा। तो पी इक्वल टू वी आई होता है, ये याद रखिए बस, छोड़िए। और हीट इफेक्ट क्या होता है, तो एच जो आपको हीट मिलता है ना, गर्मी जो पैदा होगा, तो पी इंटू टी मिलेगा, पावर इंटू टाइम, वी आई टी होता है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक पावर यही होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई, या भी हम ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए V की जगह, तो आई एस आर आ जाएगा पावर। एक होता है 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो जो होता है ना, किलो के, वो 1000 के बराबर होता है। और आवर का मतलब कितना होगा, 3600 सेकेंड। तो मतलब 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड को जूल बोलते हैं। चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कोई वायर है उसमें करंट जा रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया, मतलब आसपास जो फील्ड होगा उसको मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पहली बार बताया था कि अगर एक वायर में करंट जा रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कैसे पता चला था, एक नीडल लगा दिया था इन्होंने, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया था। वायर जा रहा है, वायर में करंट है, उसको टच भी नहीं कर रहा है, वायर में करंट था और यहाँ पे कंपास था, इस ये डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो भाई ये क्या है, तो वही था मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में किन्होंने बोला, ओस्टेड ने बोला, याद रखिएगा। पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी की चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं ना, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो वायर में करंट जा रहा था, इसको किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया। लास्ट का जो है ना यही पूछता है, यही रहेगा ऑप्शन में, ये हैंस एच सी ओस्टेड होगा, बहुत कम चांस है ओस्टेड होगा, यही याद रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये जो आसपास है ना। अब ये था आयरन नीडल। देखिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने आयरन फील्ड लगा दी, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा है ना, सब बगल बगल में चला जाएगा बहुत सारा। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके बगल में ना आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट लीजिएगा, छोटा बड़ा, एकदम छोटा, एकदम बिंदु के बराबर में ना, तो उसमें हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। मतलब ये पेयर में हमेशा आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर नॉर्थ, इसको अगर आप तोड़ दीजिएगा ना बीच में, अगर ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ है और साउथ है, फिर इसको तोड़ दीजिए, तोड़ के आधा कर दीजिए, तो ये इसमें छोटा सा पार्ट में भी ना ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, फिर छोटा सा पार्ट में ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये बात होता है पहला चीज़। दूसरा जो आउटर मतलब बोले कि जो बाहर में, अंदर में क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बना हुआ है ना सब, इसमें डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो अंदर में जाता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और बाहर में जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर लिखा होना चाहिए क्या कि बाहर में, अंदर में, ठीक ना। दूसरा बात, तीसरा बात, ये जो लाइन है ना एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करता। यहाँ पे आपको दिख रहा है बंच एक जगह झूल देगा, पर ऐसा नहीं कि टच कर रहा है। ये हर एक लाइन अलग अलग है ना, कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करता नहीं है। दूसरा पॉइंट, तीसरा ना, ये लाइन औकात को बताता है। मतलब नज़दीक में देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत घना है, दूर जा रहा है तो कम घना हो जा रहा है, और कम घना है, तो ये बताता है औकात कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे रखेगा तो ये चुंबक फट से खींच लेगा, यहाँ पे रखेगा तो धीरे 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 जाएगा, यहाँ पे रखेगा तो खींच भी नहीं पाएगा। तो ये लाइन ये भी चीज़ बताता है कि यहाँ पे रख दो तो नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, औकात है। औकात को बोलते हैं ये सब में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। और ये हमेशा क्लोज कर्व होता है। एक और चीज़ देख दीजिए, क्लोज होगा मतलब नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल निकला और चला गया, नहीं। ये सब जो लाइन दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि कहीं हवा में गया, ये गया ऐसे गया, बहुत दूर 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 होते 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 इधर में आएगा। तो क्लोज कर्व होते हैं ये, यही सब लिखा क्लोज कर्व होता है। नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में चला जाता है। स्ट्रेंथ को ही बताता है, स्ट्रेंथ को मतलब औकात को बताता है। क्राउड ज़्यादा है तो मतलब उसका औकात ज़्यादा है, उस जगह फील्ड बहुत ज़्यादा है। ये नो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं ना, ये सब बता दिया मैं। ये सब याद रखिए, रफली याद रखिए, सुन लीजिए, दिमाग में रहेगा आपको, और थोड़ा दिमाग लगाइए, खुद रहेगा। अब देखिए, एक होता है राइट हैंड रूल, नॉर्मल राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल जो ओस्टेड था ना, हमने शुरू में पढ़ा ना, ओस्टेड की एक कंडक्टर उसमें करंट जा रहा, तो इधर में अपना अंगूठा रखिए, कौन सा हाथ का, दाएं हाथ का। तो जिस तरह से कर्ल होगा ना आपका अंगूठा और भी 4 उंगली, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, देख रहे हैं, इधर से निकला और ऐसे गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गया इधर से, मतलब पूरा सर्कल है ये। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड गया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट के डायरेक्शन में अंगूठा है, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे देखिए, तो सर्किल में बोलेगा तो अब क्या किया, इस ऐसे जा रहा है करंट, प्लस है मतलब कि इधर से जा रहा है करंट, तो करंट का डायरेक्शन में वो रखिए और घुमाइए हाथ को। तो घुमाइएगा तो क्या होगा, अंदर में इसके बीच में क्या होगा, इधर से इधर करंट जा रहा होगा, है ना, मतलब इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। तो अंदर में जब इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, समझिए। क्योंकि क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है ना। इसको ही बोला जाता है एक तरह से, एक लॉ है, रूल है, मैक्सवेल कॉर्स्क्यू रूल, यही। इसमें यही है, कॉस्क्यू मतलब ये है जो रिंग है, या ये बोलिए इसको सर्कुलर कॉइल है, इसके डायरेक्शन में अपना
हथेली को दूरिए, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, है ना। ठीक, पहले में क्या था, इसमें क्या बोला था, अंगूठा को रखिए करंट का डायरेक्शन में, है ना, तो इसको राइट हैंड रूल बोलते हैं। इस वाले को मैक्सवेल कॉस्क्यू रूल में क्या करते हैं ना, हथेली को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो अंगूठा का है वो बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मतलब उल्टा हो गया दोनों में, पर काम सेम है। फिर होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पहले बोलते किसको, ये आपको पता होना चाहिए। ये मतलब एक सिलेंडर के शेप में बहुत सारे कॉपर वायर को जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जोड़ दीजिए, तो इसको वो सोलेनॉइड बन जाता है। वो सोलेनॉइड बन जाता है ना, बहुत सारा, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो पूछेगा सोलेनॉइड क्या है, एक कॉइल है, एक ये कॉइल ही है, सर्कुलर टर्न होता है जिसमें, क्योंकि सर्कुलर टर्न है, बहुत सारा मुड़ा हुआ है, जिस और इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से टच कर रहा है, कॉपर वायर एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, तो उसको सिलेंडर के शेप में बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, सिलेंडर के शेप में, याद रखिएगा। तो करंट करेंगे है कंडक्टर के कारण जो फील्ड होगा ना, उसके बारे में बताया गया। तो डिस्प्लेसमेंट अब रड हो रहा है, तो इसके इस एक्सपेरिमेंट यही बोला है कि जो अपने करंट में, इसमें रॉड में करंट दे रहा है, अब मैग्नेटिक के आसपास, ठीक, करंट है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन में अभी रोटेट किया, मान लीजिए इस अभी करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन में रोटेट, किसी डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा अभी, है ना। अब मान लीजिए करंट को ऐसे कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ऐसे जाने लगा, तो ये जो डायरेक्शन अभी रोटेट, उल्टा रोटेट करना है, उल्टा में घूमेगा, ये यही बोल रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड बदल जाएगा। फिर आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको बोलते हैं मदर फादर चाइल्ड। जो ऊपर का थंब है उसको मोशन बताएगा, मतलब किस में मूव कर रहा है, ये फील्ड बताया मैग्नेटिक फील्ड, और इसको करंट बताएगा। अब देखिए एक और कन्वेंशन होता है, इलेक्ट्रॉन ना, मतलब बोलेगा कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, आपको कोई भी सर्किट का मतलब यही है। बोल देगा इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है, ये कन्वेंशन माना गया है। मेडिसिन, हाँ, तो हमारे न्यूरॉन में बताया ही था एक बायोलॉजी के चैप्टर में कि इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनता है, जिसके कारण हमें पूरा पता चलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है। और ये मैग्नेटिज्म कहाँ यूज होता है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आपका पूरा एमआरआई स्कैन करता है ना, तो वही है, उसमें मैग्नेट यूज कर रहा है। जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज जो तुरंत में मेल्ट कर जाता है, मतलब थोड़ा सा हीट हुआ तो मेल्ट कर गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो उसमें जो फिनोमेना आता है उसको बोलते हैं जूल हीटिंग बोलते हैं। हीटिंग हो रहा है मगर स्पेशली उसको जूल हीटिंग बोल देते हैं, और उसका मेन काम क्या है। चलिए लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, आवर इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, कुछ भी चीज़ें जो आपके आगे आसपास है ना, सब इकोसिस्टम में आ जाता है। प्लांट, एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब आ जाता है, जो भी दिखता है वो सब इकोसिस्टम का बोल देगा डिफिनीशन में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही उसका डिफिनीशन है, मतलब फिजिकल सराउंडिंग, घर, कुत्ता, एनिमल, जमीन, जायदाद, निर्जीव, सजीव, सब चीज़ आ जाता है इकोसिस्टम में, बस इतना समझ लीजिए। तो फूड चेन और फूड वेब, तो जो एक एक लेवल है ना, इसको एक एक लेवल को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल फूड चेन में। तो पहला जो होता है ना, प्रोड्यूसर होता है, मतलब खुद खाना बनाने वाला, सबसे पहले कौन, पेड़ पौधे आते हैं, उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ऑटो मतलब खुद होता है ना, वो खुद से अपना खाना बना रहा है, तो उनको बोला जाता है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, याद रखिएगा। फिर पूछे बोल होता है हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसको बोला जाता है सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। ये सब पूछता है कि सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में कौन कौन आएंगे, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब कि जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब, है ना। हिरन भी आ जाएगा आपका, हिरन भी खाता है पत्ते वत्ते। फिर आपका जिराफ, ये सब हर्बीवोरस में आ जाएंगे। या प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे उनको, मतलब जो पहले ही कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि कंज्यूम कर रहा है ना, सबसे पहला कंज्यूमर ये हुआ। पहला वाला में था ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, ये कुछ अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है,
फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर उसके बाद आता है स्मॉल कार्निवोरर या सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसमें क्या आ जाता है, देखिए मेढक आ जाता है, मछली आ जाता है, मछली छोटे मछली को खा जाता है, या छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाता है, तो इसलिए स्मॉल कार्निवोरर यहीं पे आ जाएंगे। और ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल में फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ये हो गया, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, और थर्ड या फोर्थ में बोलिए कि ऊपर बड़े बड़े शेर बाघ ये सब आ जाते हैं। फिर पूछिएगा हम लोग कहाँ आते हैं, तो हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ सकते हैं, ऊपर वाले में भी आ सकते हैं, है ना। हम लोग प्राइमरी में भी आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेड़ का जो फल आया वो खा लेते हैं हम लोग, है ना। तो प्राइमरी में भी आ गए हम लोग, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछा भी है। जो सनलाइट की एनर्जी पड़ती है ना प्लांट पे, जो खाना बनाता है, बस उसका 1% एनर्जी को ही वो यूज करता है और खत्म हो जाता है। फिर देखिए जो एक लेवल है ना, एक लेवल प्रोड्यूसर, फिर इस पे जो ये खाना बनाया, अब इसको कोई बकरी जो खाया ना, तो जो खाना जितना वो खाया है ना पेड़ पौधा, उसका वो 10% ही एनर्जी मतलब अपने पास रख पाता है, उसका 10% ही एनर्जी निकाल पाता है, और सब बेकार हो जाता है उसमें। तो यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिंडलेन लो। लिंडन साइंटिस्ट है, तो इसको बोला जाता है यही 10% लॉ, या लिंडन मतलब नेक्स्ट लेवल तक कितना एनर्जी जा रहा है ना, उसको बोलते हैं लिंडन लॉ। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि सबसे ज़्यादा एनिमल कहाँ पाया जाता है, या कोई भी सबसे ज़्यादा जो होता है ना नीचे पाया जाता है, मतलब बहुत सारी मछलियाँ होगी, उसको कुछ ही छोटी छोटी मछलियाँ खाएगी, है ना। एक बकरी बहुत सारे पेड़ पौधे का पत्ता खाएगा, ऐसा नहीं है कि कम खाएगा। तो नीचे में ज़्यादा होता है, जैसे पेड़ बहुत है, मछलियाँ छोटी छोटी ज़्यादा है, बड़ी मछलियाँ कम होती है ना, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ट्रॉपिकल लेवल बताया है, प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। और एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शन में होता है, मतलब ये जो खा गया पेड़, जो पौधा है, मतलब सनलाइट को यूज करके, जो एनर्जी को यूज करके बनाया खाना, तो बन गया खाना, खत्म कहानी। ऐसा नहीं कि अब उसको खाना को उल्टा कन्वर्ट, उसमें से एनर्जी निकाल के वो सन को नहीं दे सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं एनर्जी यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर तक जा रहा है ना। ये फ्लो ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन। सनलाइट आया, प्रोड्यूसर लिया, प्रोड्यूसर फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। हाँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखिए जो पेड़ पौधे में आपने यूरिया उरिया डाला, उसके अंदर केमिकल चला गया, फिर उसको बकरी खाई, फिर उसको हम लोग खाएं, तो क्या हो रहा है, इस जो यूरिया है ना पेड़ पौधे से, बकरी से होते होते हम लोग में आ गया वो, है ना। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ऊपर के लेवल में ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे, एक पेड़ पौधे में क्या होगा, कुछ ही यूरिया हो गया, पर जो बकरी खाया 10 पेड़ पौधे को, 1000 पेड़ पौधे को खाया ना, तो उसमें हजारों पेड़ पौधे का यूरिया आ गया बकरी में। फिर इंसान हुआ, इंसान कितने बकरी को खाएगा, बहुत सारे बकरियों को खाएगा, तो उसके अंदर बकरी, बहुत सारे बकरी मतलब पेड़ पौधे का यूरिया आ गया उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए ऊपर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है, ऊपर में जाते जितना ऊपर जाइएगा उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। एक ओजोन रे होता है, ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ये कौन से एटमॉस्फेयर के में होता है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, याद कर लीजिए, ये जीएस में पूछता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ये हमें क्या प्रोटेक्शन देता है, ये जो सन से जो रे आता है ना, उसमें अल्ट्रावायलेट रे भी होता है, यूवी रे होता है, जो कि कैंसर मतलब आपको कर सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है जिसके कारण आपको, तो इसी अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को बचाता है ये ओजोन। और ये ओजोन का क्षारीकरण मतलब ये खत्म कैसे हो रहा है, ये CFCs के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण हो रहा है। देखिए हम लोग कोयला खा के क्यों नहीं पचा लेते हैं, क्योंकि जो पचाने उचाने के काम है ना एंजाइम्स करते हैं, और एंजाइम जो होते हैं ना स्पेसिफिक, एक एंजाइम एक काम करता है या दो काम ज़्यादा ज़्यादा, वो सब स्पेसिफिक होता है। तो हमारे पास ऐसा एंजाइम नहीं है कि कोयला से हम लोग डायरेक्ट एनर्जी शरीर में निकाल सके, है ना। तो बोलता है कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजाइम से रिलेटेड याद रखिएगा, एंजाइम
एक्सो होता है, एक्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, एक्सोक्राइन मतलब, अब ग्लैंड छोड़ दीजिए, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, उसको बोलते हैं एंजाइम। ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, ये कहीं और जाएगा, है ना, ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता है, ये कहीं और जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ये बायो कैटलिस्ट होता है। और तीसरा, यहाँ पे एक पॉइंट मिला आपको, एंजाइम एक एक्शन स्पेसिफिक होता है। एक्शन ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्डर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ ही स्पेसिफिक एक्शन करेगा। और कुछ चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना, जैसे कि पेड़ पौधे होंगे, उस सड़ गल के फिर खत्म हो जाएंगे, उसको कीड़े मकोड़े खा के उसको खत्म करता है, तो ऐसी चीज़ों को बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो ये था आपका टोटल साइंस का चैप्टर 1 से लेकर 13 का वीडियो। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दूसरे क्लास का साइंस का या और भी किसी वीडियो पे हमारे बने रहने के लिए